हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का एनकॉस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एनकॉस की चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। जनरल क्लिनिक, मैटरनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ड्रेसिंग रूम, फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एक थीमेटिक एरिया होता है जैसे मैटरनिटी हेल्थ हमारा या जनरल क्लिनिक है, तो एक थीमेटिक एरिया में 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैटरनिटी हेल्थ के ऊपर पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल सर्विस के 33 से लेकर 48 तक चेक पॉइंट। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो बना दी है मैटरनिटी हेल्थ के ऊपर, जिसमें हम कवर कर चुके हैं सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस और क्लिनिकल सर्विस के टोटल 32 चेक पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 33 से लेके 48 तक चेक पॉइंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिकल सर्विस के चेक पॉइंट 33 से 48। अब जो 33 चेक पॉइंट होता है, थर्टी थ्री चेक पॉइंट है स्टाफ इज कॉम्पिटेंट टू आइडेंटिफाइड प्री एक्लेम्सिया। स्टाफ को पता होना चाहिए प्री एक्लेम्सिया के बारे में। सबसे सही तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में जो बड़ा मेजर अंतर होता है, एक्लेम्सिया में दौरे बढ़ते हैं और प्री एक्लेम्सिया में दौरे नहीं बढ़ते हैं। अब प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या देखना होता है, इसमें एक तो हाई बीपी होता है। हाई बीपी अगर होगा तो प्री एक्लेम्सिया है। यूरिन यूरिन +2 आएगा, यूरिन एल्बुमिन +2 आएगा। और बीपी 140/90 से ऊपर होगा, पॉजिटिव एल्बुमिन 2+, सीवियर हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, इपिगैस्ट्रिक पेन, ओलिगोरिया एंड यूरिन। तो ये सारे लक्षण होते हैं प्री एक्लेम्सिया के। ये स्टाफ को आने चाहिए प्री एक्लेम्सिया चेक करना। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 34। 34 जो चेक पॉइंट होता है, स्टाफ इज कॉम्पिटेंट टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेस बेस्ड ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। स्टाफ को पता होना चाहिए कि हाई रिस्क केसेस जैसे जो होते हैं, जैसे सिफेलो पैलिक प्रेजेंटेशन है, माल प्रेजेंटेशन है, मेडिकल डिसऑर्डर है, कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी है, आईयूएफडी है, एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मलिटीज है। तो ये सब चीज़ों के बारे में स्टाफ को पता होना चाहिए। और इन जो पेशेंट, अगर ये कंडीशन होती है तो इन पेशेंट्स को रेफर करना होता है हायर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल। जो सिफेलोपेलिक प्रेजेंटेशन होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सिफेलोपेलिक प्रेजेंटेशन में बेबी का जो हेड है वो बड़ा होता है, उससे डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। इसमें सी सेक्शन की जरूरत होती है। सी सेक्शन के लिए, एलएससीएस के लिए पेशेंट को रेफर करते हैं हायर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल। जो माल प्रेजेंटेशन होता है उसमें, माल प्रेजेंटेशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बेबी का जो सर होता है वो नीचे नहीं होता है, बेबी के पैर नीचे होते हैं। जो बर्थ कैनाल होती है, बच्चा उल्टा होता है इसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन में। तो ऐसे केस में भी सी सेक्शन की आवश्यकता होती है, एलएससीएस की आवश्यकता होती है, तो इनको रेफर करना होता है हेल्थ सेंटर। कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा, या हाइपोथायराइडिज्म है, एक्लेम्सिया, तो इस केस में भी रेफर किया जाता है हेल्थ सेंटर। और आईयूएफडी है, आईयूएफडी है, स्टिल बर्थ है, तो इसमें भी जो 20 वीक्स से ज़्यादा जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, डेथ ऑफ ए फीटस इन द वॉर्म आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ। इसमें फीटल मूवमेंट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, तो इनको भी रेफर किया जाता है हेल्थ सेंटर। कोई एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी है, इस केस में भी प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर किया जाता है हेल्थ सेंटर। एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मलिटीज में, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम है, अल्ट्रासाउंड से पता लगता है, तो ऐसे केस में भी प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर किया जाता है हेल्थ सेंटर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 35।
There is an established procedure for identification and management of anemia. Staff is competent to classify anemia according to hemoglobin level. स्टाफ को पता होना चाहिए, जैसे अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर है तो एब्सेंस ऑफ एनीमिया है, 10 से 11 ग्राम है तो माइल्ड माइल्ड एनीमिया है, 7 से 10 ग्राम है तो मॉडरेट एनीमिया है, और लेस देन 7 ग्राम है हीमोग्लोबिन तो सीवियर एनीमिया है। स्टाफ को इसके बारे में सब पता होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 36। 36 staff is aware of prophylactic and therapeutic dose of IFA आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। प्रोफाइलेक्टिक में प्रोफाइलिक और थेरेप्यूटिक, इसका मैं अंतर आपको बताया तो इसका मतलब क्या होता है प्रोफाइलेक्टिक और थेरेप्यूटिक का। प्रोफाइलेक्टिक जो डोज होती है, कोई बीमारी ना हो तो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक डोज दी जाती है, और अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम थेरेपेटिक डोज। जैसे किसी बीमारी का इलाज करना है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो उसमें थेरेपेटिक डोज दी जा रही है, और हीमोग्लोबिन कमी ना हो तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज। अब जैसे प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है तो एक आईएफई टैबलेट पर डे देनी होती है 6 महीने तक ड्यूरिंग एएनसी एंड पीएनसी, और थेरेपेटिक डोज में डबल द डोज इन केस ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया हो तो डोज को डबल किया जाता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 37। लाइन लिस्टिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया। इसमें रिकॉर्ड बनाना होता है, लाइन लिस्टिंग करनी होती है सीवियर एनीमिया की और मॉडरेट एनीमिया की। इसमें जो एचआरपी रजिस्टर होता है, एचआरपी रजिस्टर में मेंशन करना होता है। इसके दो तरीके होते हैं चेक करने के, एक स्टाफ इंटरव्यू होता है, एक रिकॉर्ड रिव्यू होता है। हमें इसका रिकॉर्ड बनाना होता है, एक एचआरपी रजिस्टर बनाना होता है, जिसमें हमें मेंशन करना होता है कि सीवियर एनीमिया के कितने केस हैं और मॉडरेट एनीमिया के कितने केस हैं। सीवियर एनीमिया होता है जो लेस देन 7 ग्राम से जो कम है वो सीवियर एनीमिया है, और 7 से लेके जो 10 ग्राम है हीमोग्लोबिन वो मॉडरेट एनीमिया है, और 10 से 11 ग्राम है वो माइल्ड एनीमिया है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 38। Improvement in hemoglobin level is continuously monitored and recorded. Check the staff for intervention and track the improvement in hemoglobin level of anemia women in subsequent ANC visit. जैसे एएनसी विजिट के लिए प्रेग्नेंट वुमेन आती है, उनका हर बार हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि पहले से हीमोग्लोबिन के लेवल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इसका भी रिकॉर्ड देखना होता है, स्टाफ से इंटरव्यू होता है और इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 39। 39 चेक पॉइंट है प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसिल फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर बर्थ, registration, identification of institution as per clinical condition. काउंसलिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज डन एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड गेस्टेशनल एज। इसमें प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की ठीक से। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 40। प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसल रिकॉग्नाइज साइन ऑफ लेबर। प्रेग्नेंट वुमेन को बताया जाता है कि साइन ऑफ लेबर क्या क्या होते हैं, काउंसलिंग की जाती है, जैसे ए ब्लडी इससे की डिस्चार्ज हो रहा है, रेगुलर पेन हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बताई जाती है कि क्या 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 चीज़ें होगी जिससे आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। अगर आपको रेगुलर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है और ब्लडी और स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है, हमें आके बताना है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 41। प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसिल आइडेंटिफाइड एंड अरेंज फॉर रेफरल ट्रांसपोर्ट। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हमें अपनी अर्बन पीएचसी से हायर सेंटर रेफर करना होता है तो उनके लिए हमें एम्बुलेंस को बुलाना होता है और एम्बुलेंस अरेंज करनी होती है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एम्बुलेंस इज कम्युनिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ इंटरनेट व्हीकल इफ एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम। अगर एम्बुलेंस ऑन टाइम अवेलेबल नहीं है तो दूसरा व्हीकल अरेंज करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 42। प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसिल रिकॉग्नाइजिंग डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेंजर साइन के बारे में बताया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, काउंसलिंग की जाती है उनकी, जैसे स्वेलिंग हो रही है, कोई सूजन आ रही, कोई ब्लीडिंग हो रही, कोई स्पॉट आ रहा है, कोई आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, ब्लड विजन है, सर में दर्द है, पेन इन एब्डोमेन है, उल्टी है, बुखार है तेज, वाटर एंड फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज एंड येलो यूरिन, अगर पीले रंग का यूरिन आ रहा है और कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी एंड फॉल स्मेलिंग गंदी स्मेल का। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 43।
What is pregnant woman is counsel diet and rest. प्रेग्नेंट वुमेन की काउंसलिंग की जाती है कि इनकी डाइटरी इंटेक जो प्रोटीन ज़्यादा लें, आयरन आयरन की मात्रा लें, विटामिन ए लें, विटामिन सी लें, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब लेते रहें। ये सब काउंसलिंग की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की। हरे पत्तेदार सब्जी खाए, जैसे तिरंगा होता है, तिरंगे के हिसाब से उस कलर की सारी सब्जियां खाएं। ये सब चीज़ें प्रेग्नेंट वुमेन को बताई जाती है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 44। प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग की जाती है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली कोलोस्टम फीडिंग विद इन एन आवर ऑफ बर्थ। जैसे डिलीवरी होती है तो जो सबसे पहला जो माँ का दूध होता है उसको कोलोस्टम बोलते हैं, वो बच्चे को पिलाना होता है 1 घंटे के बर्थ के भीतर। और डू नॉट गिव एनी प्री लैक्टिंग फीड। शुगर, कोई भी शुगर नहीं देना, कोई भी पानी नहीं देना, कोई भी शहद नहीं देना, हनी नहीं देना। एंश्योर गुड अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट। Exclusively breastfeeding the baby for 6 months. Breastfeed the baby whenever he or she demands milk. Follow the practice of rooming in. इसमें बताया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने तक माँ का दूध देना है। जब बच्चा दूध मांगे तब दूध देना है। और इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 45। 45 चेक पॉइंट है। प्रेग्नेंट वुमेन इज काउंसिल फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग की जाती है। सभी ऑप्शन बताए जाते हैं, जैसे आईसीडी के बारे में बताया जाता है और वेसेक्टमी के बारे में बताया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल के बारे में बताया जाता है, जैसे अंतरा वगैरह होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 46। देयर इज एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर पोस्टनेटल विजिट एंड काउंसलिंग फॉर मदर एंड चाइल्ड। चेक मदर इज एजुकेटेड एंड काउंसल अबाउट डेंजर साइन ड्यूरिंग पेरियम। जो पेरियम होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद 6 से लेके जो 8 हफ्ते का पीरियड होता है, तो उस पीरियड को प्रिपेरियम बोलते हैं। इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई सांस में दिक्कत हो रही है, कोई दौरे पड़ रहे हैं, सर में बहुत तेज दर्द है, पेट में बहुत तेज दर्द है, फॉल स्मेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, लोचिया हो रहा है, यूरिन ड्रिबलिंग हो रही है। यूरिन ड्रिबलिंग में क्या होता है, यूरिन यूरिन रुक नहीं पाता, पेशाब निकल जाता है, लीकेज ऑफ यूरिन होता है इसमें। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तब भी डॉक्टर को आके बताना होता है। और कोई पेरिनियल कोई पेन हो रहा है, कोई पेनफुल रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट है, तो ये सब चीज़ें बतानी होती है डॉक्टर को आकर के। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है डिलीवरी के बाद। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 47। एक मदर इज एजुकेटेड एंड काउंसल अबाउट डेंजर साइन ऑफ बेबी। डेंजर साइन ऑफ बेबी के बारे में बताया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। अगर पुअर सकिंग कर रहा है बच्चा, फीडिंग एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कराई कर रहा है, रो रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, फेलियर टू पास स्टूल, पॉटी पास नहीं कर रहा है, यूरिन पास नहीं करना है, नॉट फीडिंग एट ऑल, सही से फीडिंग नहीं कर पा रहा है, और कोई प्रूडेंट आई है और कोड डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्कलेशन ऑफ आई है, कन्वर्जन है, दौरे पड़ रहे हैं, बुखार हो रहा है और ठंडा सा पड़ रहा है, तो इन सब कंडीशन में बच्चे को तुरंत लाके दिखाना होता है हॉस्पिटल। और अगर रेफर की जरूरत होती है तो रेफर किया जाता है हायर सेंटर पीडियाट्रिशियन के पास में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 48। आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट, पार्ट 6 वीडियो का, क्लिनिकल सर्विस में। चेक मदर इज काउंसल्ड एंड एजुकेटेड ड्यूरिंग पोस्ट नेटल विजिट। इसमें अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग बेबी वार्म। इसमें जो पोस्ट नेटल विजिट में डिलीवरी के बाद जब विजिट होती है हॉस्पिटल में, तो काउंसलिंग करनी होती है मदर की कि बच्चे को गर्म कैसे रखे, प्रॉपर पोजीशनिंग कैसे दे करें, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करें तो सफोकेशन ना हो, सही तरीका बताना होता है। और टीकाकरण के बारे में बताया जाता है, हैंड वॉशिंग के बारे में बताया जाता है और सही से केयर के बारे में बताया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करें क्लिनिकल सर्विस के
33 से लेके 48 तक सारे चेक पॉइंट पार्ट 6 वीडियो में। पार्ट 7 वीडियो जल्दी बनेगी इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।